साबिक़ मुखर्रिर ने फरमाया, हिंदुस्तान में पहली दफ़ा कास्ट सर्वे 1872 में हुआ था और आखिरी बार 1931 में हुआ, 1931 में। उसके बाद आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का एक सर्वे हो रहा है। आप जानते हैं, हम हजार बहाने बनाए हिंदुस्तान के समाज को सेक्युलर कहें, डेमोक्रेटिक कहें, लिबरल कहें। असल हिंदुस्तानी समाज की बुनियाद जात पर है। जात ही की बुनियाद पर ये समाज, इस समाज को खड़ा किया गया है। जात को हटाकर आप हिंदुस्तानी समाज का तस्वुर नहीं कर सकते। अगर कोई हिंदुस्तानी समाज को जानना चाहता है, इसका मुताला करना चाहता है तो उसको इब्तिदा करना होगा जात के मुताले के साथ। जब तक आदमी जात पात के पॉलिटिक्स को नहीं समझेगा, वो हिंदुस्तान के समाज को नहीं समझ सकता। और हिंदुस्तान में जो मसाइल हैं उनका हल भी जात ही की बुनियाद पर होना है। इसको डिनाई करने की, इससे आंख बंद करने की कोशिशें बहुत की गई हैं और सोसाइटी को इस सिलसिले में मिसगाइड करने की भी बहुत कोशिश की गई। लेकिन आज भी यह हकीकत अपनी जगह है कि हिंदुस्तान कास्ट बेस्ड सोसाइटी है। यहाँ के मसाइल के हल भी कास्ट बेस्ड ही होनी चाहिए। जो कास्ट यहाँ पर तादाद के लिहाज से कम है और ताकत के लिहाज से पूरे सोसाइटी पर डोमिनेंट है, वो इस हकीकत से डरते हैं कि कहीं उनकी हकीकत सामने ना आ जाए। इसीलिए कास्ट सर्वे के ताल्लुक से एक अरसे से काफ़ी रेसिस्टेंस रहा है। और आज जो सर्वे होने जा रहा है कर्नाटक में, जिस पार्टी की तरफ से, जिस हुकूमत की तरफ से ये सर्वे किया जा रहा है, उस हुकूमत के और उस पार्टी के अंदर ही इसके खिलाफ काफ़ी रेसिस्टेंस है। इसको अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है और अब भी वो कोशिशें अपनी जगह जारी हैं। तो अब ये समाज की जिम्मेदारी है कि आप जानते हैं कि ये एक सर्वे, ये किसी हमारा मसला ये है कि कोई एक हल आ जाता है तो हम समझते हैं कि तमाम मसाइल का हल है। ऐसा नहीं है। हमारे मसाइल के हल जो मुख्तलिफ हल हैं उसमें से एक हल ये सर्वे हो सकता है। इस सर्वे को मसीहा की निगाह से हम न देखें, बल्कि ये एक स्टेप हो सकता है हमारे मसाइल के हल के सिलसिले में। वरना बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी चीज़ से लगाना वो बहुत ज़्यादा मायूसी का बायस बनता है आगे चलकर। ये जो उसका फैसला होगा इस सर्वे के बाद। इस सर्वे में ये जो जिन जातों को यहाँ मेंशन किया गया है, उन जातों की तरफ से जो इंफॉर्मेशन सरकार को दिया जाएगा, उसकी बुनियाद पर फैसला होगा कि क्या ये कम्युनिटीज बैकवर्ड हैं या नहीं है। सवालात हैं इस क्वेश्चनर में, और जरा गौर से देखें आप तो उनमें से 35 सवालात ऐसे हैं जिनके नीचे एस्ट्रिक्स मार्क लिखा हुआ है, उसमें स्टार लिखा हुआ है उसके नीचे। इसका मतलब यह है कि जिन सवालात के नीचे स्टार है उसका जवाब आपको अल्फाज में नहीं देना है, बल्कि कोड्स लिखना है उस जगह। और ये आसान काम नहीं है। एक तालीम याफ्ता आदमी कर सकता है, और आम आदमी को चाहिए कि तालीम याफ्ता लोग उनके पास जाएं और उनकी रहनुमाई करें। और देखिए, सिर्फ ये कोड नहीं होता इसके जवाब में। मसलन आपसे पूछा गया कि आपके घर में क्या कोई माजूर है, तो माजूर जो लफ्ज़ है उसका अपना डेफिनेशन है। माजूरी किस किस्म की है? आपके घर में एक बच्चा है, खुदा न खास्ता किसी के घर में जो माजूर है, आप कहते हैं उसको, तो किस किस्म की माजूरी है? वो अंधा है, गूंगा है, लंगड़ा है, लूला है, या उसको लेप्रोसी है, या किस किस्म की माजूरी है उसको? तो इनमें से हर बीमारी की एक कैटेगरी है, एक कोड है उसके लिए। आपको मखसूस कोड पहचानना होगा और वो कोड इसमें दर्ज करना होगा। मुसलमानों की तादाद ये है, वो जो तादाद आज बताई जा रही है वो तादाद नहीं है, उससे ज़्यादा तादाद में रहता है। और ये साबित होगा कि कर्नाटक में उर्दू बोलने वालों की तादाद इतनी है। आज जो तादाद इसमें सर्कुलेशन में वो नहीं है, उससे ज़्यादा उर्दू बोलने वाले हैं। और आज ये जो इमेज बना हुआ है मुसलमानों का कि ये एपीज हैं, हर सरकार इनसे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करती है, ये हर सरकार के लाडले हुआ करते हैं, सरकार की हर सहूलत इनको रिजर्व रहता है। इस तरह के जो झूठ मीडिया के ज़रिए से फैलाए जा रहे हैं,
इस झूठ की इमारत को गिराने का बेहतरीन तरीका ये सर्वे है। ये साबित होगा कि किस तरह मुसलमानों की अक्सरियत स्लम्स में जिंदगी गुजार रही है, मुसलमानों की अक्सरियत इंतहाई गरीब है, मुसलमानों की अक्सरियत तालीम और जो बुनियादी सहूलियात हैं उन सहूलियात से महरूम है, मुसलमानों की अक्सरियत के घरों में टॉयलेट्स नहीं है। ये तमाम हक़ाइक़ इस सर्वे के जरिए साबित होंगे सरकार के सामने, कोर्टों के सामने। और उस लिहाज से कल जो पॉलिसीज बनेंगे तो वो इन हक़ाइक़ की बुनियाद पर, इन मालूमात की बुनियाद पर सरकार की पॉलिसीज बनेंगे। और हम उम्मीद करते हैं, यकीन तो नहीं है हमें, उम्मीद करते हैं कि हो सकता है इन मालूमात की बुनियाद पर जो पॉलिसीज बनेंगे वो हमारे हक में होंगे, हमारी फलाह और बहबूद में उनका कुछ रोल होगा इंशाअल्लाह। तो ये बात आम आदमी को समझाना हम जैसे उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है। अच्छा, 55 में से 35 सवालात जो है उसके साथ स्टार्स लगे हुए हैं और उसके जवाब आपको कोड में दे रहे हैं। तो कोड किस चीज पर अप्लाई होता है और किस चीज के लिए क्या कोड है, इसके लिए आप देखें 46 से इस हैंडबुक में पेज नंबर 46 से लेकर 55 तक, 65 तक, 20 सफ़ा तक, इन 20 सफ़ात में तमाम कोड्स के तफसीलात हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि अच्छा, शाले बिडलू कारण आपने, आपके बच्चे ने एजुकेशन डिसकंटिन्यू क्यों किया थर्ड स्टैंडर्ड में? मुसलमान आप जानते हैं 57% मुसलमान ऐसे कर्नाटक में जो थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड के बाद स्कूल छोड़ देते, यानी लिटरली वो इलिटरेट हुआ करते हैं। अगर जगह कानूनन वो लिटरेट है तो उसकी वजह क्या है? इसके जवाब में 23 कॉलम्स हैं। आपको क्वेश्चनर में सिर्फ एक कॉलम नजर आएगा आपको, मगर असल किताबें आप देखें तो 23 कॉलम्स हैं इसमें। इन 23 कॉलम्स का मुताला करना आपकी जिम्मेदारी है और एप्रोप्रिएट कॉलम वो फिल करें, इसके लिए आपकी रहनुमाई जरूरी है। आपकी रहनुमाई के बगैर वो फिल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣ, आप अगर इलिटरेट है तो उसकी वजह क्या है? उसके लिए 10 कॉलम्स हैं, उसके लिए 10 कोड्स हैं, उसमें से जो एप्रोप्रिएट कोड है वो आपको लिखना होगा उसमें। तो ये जो क्वेश्चनर है, जहाँ तक मैंने इसका मुताला किया है, इससे मालूम होता है इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है सिंपल है। उन सिंपल क्वेश्चंस में लोगों को रहनुमाई की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बात अगेन कॉम्प्लिकेशन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में कुटुंबದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಹೆಸರು लिखा हुआ है। फैमिली के हेड कौन है, उनका नाम, और जो मेंबर्स हैं फैमिली में उनके नाम। तो वो जो क्वेश्चन है उसमें 10 कॉलम्स है, 10 नामों के लिए गुंजाइश है उसमें। आप जानते हैं मुसलमानों के फैमिलीज बड़े बाबरकत फैमिलीज हुआ करते हैं, सिर्फ 2-4 नहीं होते, बल्कि हमारे यहाँ मैंगलोर में 10-20, हमारे नाना के 14 बच्चे थे। तो क्या करेंगे, सिर्फ 10। अक्सर एन्यूमरेटर्स ऐसे होते हैं कि 4-5 नाम लिखते हैं, वो थक जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके घर में 10 से ज्यादा बच्चे हो तो सरकार की तरफ से एन्यूमरेटर्स को ये अहकाम दिए गए हैं कि वो एक्स्ट्रा फॉर्म्स आपको प्रोवाइड करें, एडिशनल फॉर्म्स आपको दें और उसमें एडिशनल नाम्स लिखें, चाहे आपके घर में 40 या 50 भी लोग रहते हो। तो आपको ये पाबंदी नहीं है कि कॉलम सिर्फ 10 है और 10 पर आप रुक जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और देखिए, एन्यूमरेटर्स जो ऑफिसर्स आपके पास आने वाले हैं, उनके ताल्लुक से कुछ बातें ध्यान में रखें। सबसे पहली बात कि उनको हम अपना दुश्मन न समझें, उनको अपना खैरखा समझें, और उनका रवैया चाहे कुछ भी हो, हम अपनी तरफ से उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, अच्छी मेहमान नवाजी के साथ उनकी खातिरदारी करें, उनको अच्छी तरह रिसीव करें और उनके सवालात का जवाब देने की कोशिश करें। अलबत्ता मिसलीड होने की जरूरत नहीं है किसी भी मामले में।
डरने की जरूरत नहीं है। वो हमारे खादिम है, सरकार ने हमारी खिदमत के लिए उनको अपॉइंट किया है, तो उसी लिहाज से उनको अच्छा ट्रीट करें, मगर उनके डिक्टेट्स को ओबे करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहें कि यहाँ ऐसा लिखिए, जरूर नहीं है। और वो 55 सवाल के अलावा कोई भी सवाल करें तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है उसका जवाब देने का। मसलन आपसे पूछा जाएगा कि आपके घर में कितने लोग हैं जो गल्फ में रहते हैं, आप पूछे उनसे कि ये सवाल कौन से नंबर में है क्वेश्चनर में। इस तरह के गैर जरूरी सवाल बाज डिलिबरेटली पूछते हैं, बाज अपनी मासूमियत की वजह से पूछते हैं। बहरहाल हम उनसे मालूम करने की कोशिश करें कि वो जो सवाल पूछ रहे हैं वो क्वेश्चनर के किस नंबर में है। अगर उसमें क्वेश्चनर में नहीं है तो फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं है इस तरह के सवाल के जवाब देना। तो ये क्योंकि हमारे हुकूक के बारे में हमारे अंदर बेदारी रहना जरूरी है कि हमारे राइट्स क्या है और हमारे लिमिटेशंस क्या है, फिर उनकी जिम्मेदारी क्या है, जिम्मेदारियां क्या है और उसके लिमिटेशंस क्या है, इसकी जानकारी जरूरी है। जिम्मेदारों ने कहा भी है कि पेंसिल में बात जगह फिल कराते, ऐसा ना करें, पेन ही से फिल करें जब रियल एन्यूमरेटर चाहते हो। देखिए, जो एन्यूमरेटर्स हैं उनको सरकार की तरफ से हिदायत है कि वो तूफान की तरह, मुसीबत की तरह अचानक किसी इलाके में न चले जाएं, बल्कि उस इलाके के जिम्मेदारों को इत्तला करें कि हम फला तारीख फला वक्त में आ रहे हैं, और मुमकिन हो तो उनके साथ चले और उनकी रहनुमाई करें। उनको भी रहनुमाई की जरूरत होती है, उनको कम्युनिकेशन के लिए। बाज़ दफा कन्नड़ा बोलने वाले हैं, उर्दू फैमिलीज के साथ उनका कम्युनिकेशन नहीं होता, और आप अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं सरकार के जिम्मेदारों को कि मुस्लिम इलाकों में उर्दू जानने वालों को भेजें, या जो उर्दू टीचर्स हैं उन्हें भेजें, या खवातीन अफसरान को ज्यादा भेजें। इस तरह के डिमांड्स आप कर सकते हैं और सरकार जरूर आपके इन मुतालिबात को पूरा करेगी। रिलीजन की जगह, धर्म की जगह आप इस्लाम लिखा है, और कास्ट की जगह आप कास्ट और जाति और उपजाति दोनों है, तो उसमें आप मुस्लिम लिखा है एक पहले, और उसके बाद उपजाति में आप अपना प्रोफेशन लिखवाएं, अपने बाप दादा किसी का प्रोफेशन उसमें आप लिखवाएं, और उसके बाद जो उसके जो कास्ट बेनिफिट्स है उसके आपको मिलेंगे। मातृभाषा लिखा गया है, इसमें एक क्वेश्चन है, आपका मदर टंग क्या है। आमतौर पर लोग मुसलमानों में एक ट्रेंड है, पूछते हैं आपका लैंग्वेज क्या होता है, हिंदी। हालांकि हिंदी हमारी जुबान नहीं है, वो राष्ट्रभाषा है। हमारे यहाँ तो हमारी मातृभाषा जो है उर्दू है। जिनकी मातृभाषा उर्दू है उर्दू लिखा है, जिनकी तमिल है तमिल लिखा है, और जिनका नवाहित है नवाहित, जिनकी बैरी है वो बैरी लिखा है। पूछेंगे वो, अगर आधार कार्ड आपके पास है तो बताइए कि उसका नंबर फला है, अगर नहीं है तो फ्रैंकली बताइए हमारे पास आधार कार्ड नहीं है। अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है, वोटर आईडी है तो नंबर लिखवाएं, अगर नहीं है तो बता देंगे नंबर नहीं है हमारे पास। उसके लिए गिल्टी महसूस करने की जरूरत नहीं है, एक कमी है जिसको आपको पूरा करना है नजर कर। और ये बजाय खुद आपकी पसमानदगी के दलाइल में से है कि आपके पास ना आधार कार्ड है ना वोटर आईडी है। और इनकम के मामले में जब सवाल किया जाता है, खास करके खवातीन अफसरान हुआ करती हैं सवाल पूछने वाले, और मर्द जवाब देते हैं तो कम इनकम नहीं बताते, जरा ज्यादा बता देते हैं। इस तरह की हिमाकत न करें। और जो हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन काम करने वाले होते हैं वो बताएं कि हमको सिर्फ 3 दिन की आमदनी है, हफ्ते में 4 दिन हमको कोई आमदनी है। ऐसा नहीं कि 3 दिन में जो रोज आपकी कमाई है उसी को बताया और वो इंटू 30 करके आपका माहाना इनकम बना देंगे उसको। तो आपका जो रियल इनकम है वो बता दें, और आपके फैमिली में कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं वो भी इस तरह के इंफॉर्मेशन भी सही तौर पर उसके जवाब दे रहा है। और खास करके ये जो 34 और 35 है कि जो सरकार की तरफ से जो रिजर्वेशन की फैसिलिटीज है उसमें से आपको क्या फायदा पहुंचा है। मुसलमानों में से किसी को रिजर्वेशन को अक्सर को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहता, तो उसको मेंशन करें कि हमको अभी तक आज तक हमारी फैमिली को कोई फायदा नहीं पहुंचा इससे। और हमारे तो आपकी फैमिली में कितने लोगों को रिजर्वेशन की वजह से जॉब मिला है उसका जवाब भी आप वही लिखेंगे, हमको कुछ भी नहीं मिला है।